विपक्ष के जोरदार विरोध के बावजूद भारत सरकार ने लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश कर दिया है। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. AIMI के नेता असदुद्दीन ओवैसी सहित पूरा विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बिल के समर्थन में बोलते हुए कई चौंकाने वाला खुलासा किया और बिल के प्रावधानों को लेकर के जो कहा वह गौर करने वाला है। मैं पूरा जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, इस बिल में जो भी प्रावधान है, आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। 1995 का वक्फ एक्ट में ऐसा प्रावधान है जिसका बाकी कानून के ऊपर में ओवरराइडिंग इफेक्ट था सर। क्या ऐसे कानून हमारे देश में होना चाहिए? मान लो कोई खड़ा होकर कहेगा कि 500 साल पहले मेरा बाप दादा का इस जगह में कोई कार्यक्रम चलता था, नमाज पढ़ा था या किसी ने कुछ किया है, सिर्फ एक बात बताने पर पूरा वो जगह को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जाता था। कि एक ऐसा कानून इस देश में कैसे हो सकता है कि बाकी जितना कानून को ऊपर में चढ़ जाता है और उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है? ऐसा हो नहीं सकता। नरेंद्र मोदी जी आने के बाद महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा काम शुरू किया और एशिया का लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम का उसी जगह में लॉन्च किया गया है। और ऐसा समय में जो आदमी इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं, गुजरात में किसी एक ने इस प्रॉपर्टी के खिलाफ में वक्फ बोर्ड में कंप्लेन कर दिया और फिर वक्फ बोर्ड ने नोटिफाई कर दिया इस चीज को। अब आप सोचिए सर, जो आदमी ना वो शहर में रहता है, ना इतिहास में उस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना है, ना वो राज्य में रहता है, कहीं और का है, और एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को कंप्लेन करके वक्फ बोर्ड के माध्यम से इंटरफेयर करके डिस्टर्ब किया। तमिलनाडु के अंदर में तिरुचेंतुराई इन तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में। वहां 1500 साल पुराना सुंदरेश्वर टेम्पल मंदिर वहां मौजूद थे और वहां बेचारे एक वहां के गांव में रहने वाले, उसको पता भी नहीं है, वो अपना जमीन बेचने के लिए 1.2 एकड़ जो बेचने के लिए गए तो आप बताया गया कि आपका गांव तो वक्फ का जमीन है। आप सोचिए, पूरा गांव को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया है। आप सोचिए, वो गांव का इतिहास 1500 साल पुराना है और सारे के सारे गांव को वक्फ का प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया है। सर, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में सोचिए, ये सब कोई प्राइवेट लैंड तो है नहीं। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पूरा हेडक्वार्टर को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया है। आप सोचिए सर, ये कैसे कर सकता है? आप सोच सकते हैं क्या? कर्नाटका स्टेट का 2012 में कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन का रिपोर्ट का सुनिए। जो रिपोर्ट मेरे सामने में आए हैं 2012 में कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने 29,000 एकर्स ऑफ लैंड को
कमर्शियल पर्पस में कन्वर्ट कर दिया। धर्म को मत जोड़िए, इंसाफ की नजर से देखिए सर। 2019 में जो चेंज किया वो बहुत डेंजरस था सर। 2013 में क्या किया, कोई भी आदमी वक्फ डिक्लेयर कर सकता है। हमने कहा बिल्कुल नहीं कर सकते, जो मुसलमान है वही वक्फ क्रिएट कर सकते हैं और नॉन मुसलमान नहीं कर सकते। सर्वे कमिश्नर का कामकाज को लेकर के इतना जो रिकमेंडेशन मैंने बताया, वो ऑब्जेक्शन सिर्फ हमने नहीं किया, जितना कमेटियां आपने बनाए हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज ज्वाइंट कमेटी बनाया, पार्लियामेंट में क्वेश्चंस आया है, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन आया है, ये सब आपके समय के हैं। उसी समय में ही सचर कमेटी बनी है, उसी ने कहा है कि प्रॉब्लम सर्वे कमिश्नर में है, इसलिए रेवेन्यू रिकॉर्ड का साथ जोड़ के सारा प्रॉपर्टी का वैलिडेशन होना चाहिए और जिला कलेक्टर को इसमें लाना चाहिए। ये आप ही का रिपोर्ट है, हम तो सिर्फ इंप्लीमेंट कर रहे हैं सर। इस बिल में हमने जो एक प्रावधान रखा है, ट्राइब्यूनल्स जो बने हैं, हम ट्राइब्यूनल को खत्म नहीं कर रहे हैं। पहले ट्राइब्यूनल में 3 मेंबर होते थे, अब हम प्रावधान रख रहे हैं कि इसमें एक जुडिशियल और एक टेक्निकल मेंबर होगा। इस नए बिल में प्रावधान किया, मैं सदन में आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। अब हमने टाइमलाइन सेट कर दिया है। फाइलिंग जो है, फाइलिंग जो भी होता है उसका अपील 90 डेज के अंदर में होना चाहिए और डिस्पोजल ऑफ द केसेस 6 महीने के अंदर होना चाहिए। वक्फ बोर्ड में टेक्नोलॉजिकल इंडक्शन ये अनिवार्य है, इसलिए सर हमने ये प्रावधान रखा है कि वक्फ बोर्ड में साइंटिफिक तरीके से बहुत ही एफिशिएंटली ट्रांसपेरेंट तरीके से वक्फ बोर्ड चलाने के लिए पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी का इसमें उपयोग किया जाएगा और बिल्कुल ये हर समय ये निगरानी में रहेगा। हमारा मंत्रालय से ओवरसाइट कंटिन्यूस मॉनिटर करते रहेगा। वक्फ प्रॉपर्टी का सारा प्रावधान ये प्रावधान किया गया है सर। अब जो नया बोर्ड होगा सर, सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड होगा, इसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन अनिवार्य हो गया है। महिला इसमें रहेंगे और इसमें मुस्लिम महिला और जितना अलग डिनोमिनेशंस है, बोहरास, आगा कानीज और अदर बैकवर्ड क्लासेस अमंग्स मुस्लिम, इनको भी हमने बोर्ड में स्थान देने का निर्णय किया गया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां मेंबर होना चाहिए। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर हिंदू है या अगर क्रिश्चियन है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से किसी एमपी को चुन के भेज दिया, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर वो बोर्ड में मेंबर होता है तो क्या हम उसको चेंज कर देना चाहिए उसके धर्म को? जो जिसका अच्छा नॉलेज है, ऐसे लोगों को हम लोग बोर्ड में लाना चाहिए। अच्छे ऑफिसर्स को वक्फ बोर्ड को मैनेज करने के लिए उनको ऑफिसर के हिसाब से वहां नियुक्त होना चाहिए। ये सब बातें हमने रखा है, ये सारा आपका रिकमेंडेशन है, आपका रिकमेंडेशन है, इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं। वक्फ प्रॉपर्टी का जो प्रोसीड्स है, जो भी उसका इनकम होगा, ये सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी का वेलफेयर के लिए ही खर्चा होगा। और हम चाहते हैं जब मुसलमान समुदाय को हम लाभ पहुंचाना चाहता है तो हम खास करके गरीब मुसलमान महिलाओं के लिए जो बैकवर्ड है उनके लिए हम कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास।